रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। ओके, 6 यूनिट्स हैं हमारे पास, उसमें हम फर्स्ट यूनिट के अंदर ओवरऑल तो बताया और फिर हम इसको शेयर हो रही है स्क्रीन पावर की। अभी शेयर नहीं हो रही सर। भाई स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आबिद भाई। पावर पॉइंट शेयर हो रहा। तो अपने एक्टिविटी का है इशू। जी भाई, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जी करें, अभी तक तक शो नहीं हुई है। जी चैनल नजर आ रहा है? अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा सर। शेयर नहीं हो पा रहा। भाई थोड़ा सा एंगेज करें। चलें जी, ठीक है, आप जरा करें। अच्छा जी, अच्छा साहब, आप अपना माइक ऑन कर लें ताकि हम फिर एग्जाम्स के मौजू पे गुफ्तगू कर सके 5 मिनट तक के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सर अस्सलाम। तो मैं ज्वाइन तो किया था, पता नहीं क्यों लैपटॉप पे स्टार्ट हो गया। हाँ नहीं, अच्छा वो दोबारा हो गया, उनकी स्क्रीन का थोड़ा सा मसला है। असल बच्चे जी पूछ रहे हैं कि सर हमारे रिजल्ट कब तक आएगा। इतनी मेहनत से बच्चों ने पेपर किया है, इतनी ईमानदारी से और मेहनत से, तो इनको वो लगन तो है ना। तो जी जी अब जी तो इसमें मत आपकी चीज है खाली। और असल सर आप आप बता दें। यकीन करें आप, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 हजार बच्चे ऐसे हैं जो दुआ मांग रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन ना आए, और वो इकरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं कि जब तक उनकी क्यों सर? ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसकी वैक्सीनेशन नहीं आना चाहिए। क्यों क्यों दुआ मांग रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि सर फेस टू फेस सेशन हमें समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन में। सर वाकई फर्स्ट क्लास पर। मैं आपको बताऊं, ये बच्चे इतने अच्छे बच्चे हैं सर। दो आपको लेटेस्ट, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर भेजता हूँ। एक मेरे पास हाँ, कॉपी आई है जिसमें फाइल में नाम लिखा हुआ है सैफुर रहमान।
फाइल जी। के फ्रंट, और भेजने वाली है हया कुरैशी। कसम अच्छा। से मैं भी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ वो तस्वीर, मैंने अच्छा सर, एग्जाम्स को भेजी थी। मेरे और पास दूसरी ये, मेरे पास एक फाइल आई है असाइनमेंट में, तो हाँ हाँ, असाइनमेंट है एफएमए का, फाइल आई है हम्म, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी की। बस ये फर्स्ट क्लास, जो जिसको मौसर हो। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बच्चा आज मुझको मिला, मुझसे कहता है कि सर वो कुछ हो सकता है, मैंने पेपर जमा नहीं करवाया। वो जी आप हो सकता सोचो, है, बोले ना आप सर हो सोचो, सकता है आपका एफ आ सकता है। आप सोचे जरा। अच्छा, एक और नई बात, बड़ी जबरदस्त, बच्चे इतने अच्छे होते हैं, अल्लाह माशाल्लाह, दरवेश बच्चे हैं हमारे। एक बच्ची का मैसेज मेरे पास आया, कहती है सर वो मैंने फाइल का नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह मैनेजमेंट अकाउंटिंग सोल्यूशन पेपर लिख दिया। अच्छा, जबरदस्त। मैंने कहा हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। तो कहती है सर मैं जो है वो फाइल का नाम चेंज कर सकती हूँ क्या? लेकिन कभी कभार इतना अफसोस होता है कि देखिए बच्चों के, लोग समझ रहे हैं ये अपने साथ मजाक कर रहे हैं, अपने साथ मजाक कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि आप सुबह से आए हुए हैं और इस वक्त कितने टफ टाइम गुजार के दोबारा क्लास में बैठे हुए हैं, या आप जानते हैं ना कि आपने कितनी मेहनत की हुई है। बच्चा तो चीजों को इतनी मतलब बेईमानी से ले रहा है कि बहुत अफसोस होता है ईमान से। चीजों को देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप, मैं एक और बड़ी मजेदार बात असद साहब शेयर करूं कि मेरे ही एक रिलेटिव जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर मुझे देते हैं और कहते हैं कि सर ये कायद आजम ऑफ यूनिवर्सिटी की करवा दी। असाइनमेंट ऑफ कर दें। सोचे जरा। चलें, वो डिविडेंड पॉलिसी आ गई है, फिर से लगी डिविडेंड पॉलिसी। जी। अब शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ जी, बिल्कुल शेयर हो रही है। ओके जी, स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हम डिविडेंड पॉलिसी बेसिकली ये फाइनेंशियल मैनेजर के साथ कैसे रिलेट करते हैं? स्टूडेंट्स, आपका कोई आइडिया, कोई चीज़ आपके जहन में आ रही हो, उसे आप सोच के रखें, फिर मैं जो बताता हूँ उसके साथ आप उसे मैप कर लीजिएगा। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर की जो हमने पढ़े थे टास्क और जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वो भी हमने देखा था। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है फर्म की, या जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है, और उसके लिए वो 3 टास्क करता है। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, नंबर 2 आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस, और नंबर 3 उसमें आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर ये तीनों टास्क इन्वॉल्व होते हैं। यानी इन अ वे जब आप डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड एक्चुअली प्रॉफिट का शेयर है जो आप ओनर्स को दे रहे होते हैं, शेयर होल्डर्स को दे रहे होते हैं। तो अगर वो आप उनको शेयर देते हैं तो आपके पास कैश कम हो जाता है, ठीक है। तो इन अ वे वो आपकी फिनेंसिंग भी हो गई, अगर आप उनको नहीं देते तो आपकी कंपनी के कोई ऑपरेशन हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो इन लाइन है, उसके लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है, तो आपकी फिनेंसिंग भी हो गई और आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड्स भी आप कह लें कि एक तरह से मीट हो जाती हैं। और अगर वही कैश आप री इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर या सिक्योरिटीज के अंदर, तो यू कैन अर्न मोर मनी एंड यू कैन एड टू द वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स कि वही चीज जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजर का, वो मीट होता है इससे। तो डिविडेंड पॉलिसी दैट्स व्हाई इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल मैनेजर। तो पॉलिसी के अंदर बेसिकली हम देखते क्या है, पॉलिसी हमें डायरेक्शन बताती है। कहीं पे भी हम पॉलिसी का वर्ड जब यूज करते हैं बिजनेस के अंदर या कहीं पे भी, तो इट इज बेसिकली पॉइंटिंग आउट द डायरेक्शन कि आपने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, किस तरफ मूव करना है। तो डिविडेंड पॉलिसी में हम डायरेक्शन सेट करते हैं कि हमने कब कब और कैसे जो है अपने शेयर होल्डर्स को या स्टॉक होल्डर्स को प्रॉफिट उनके साथ शेयर करना, ठीक है। तो ये एक आपका प्रीव्यू हो गया। इसमें हम जो पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया डिविडेंड पॉलिसी क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे डिविडेंड पॉलिसी क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी कौन सी थ्योरीज हैं, ठीक है। और उन थ्योरीज में आपकी इन्वेस्टर प्रेफरेंस की थ्योरी है, सिग्नलिंग इफेक्ट की है थ्योरी, क्लाइंटल इफेक्ट है, रेजिडुअल मॉडल, एक मॉडल जो एंड में हम पढ़ रहे हैं। ये मॉडल बेसिकली आपको बताएगा कि हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे।
कि ऑप्टिमल डिविडेंड हम कैसे दें। अब ऑप्टिमल की बात हमने की थी जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था लिमिट पॉलिसी का। तो ऑप्टिमल का मतलब क्या है, वो जहाँ पे बैलेंस रहे। और जब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ये देखा था तो हम हमारा ऑप्टिमल क्या था, रिस्क और रिटर्न के हिसाब से था। हमने देखा था कि हम कितने जो है वो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर है डेट और इक्विटी की रेशियो क्या रखें जहाँ पे हमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस चीज को देखेंगे, हम डिविडेंड्स को, और डिविडेंड के साथ कौन सी चीज आएगी आपके जहन में जिसके साथ हम बैलेंस करेंगे इसको। एक एक मिनट के लिए अगर आप सोचें, एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आप डिविडेंड पे नहीं करते ओनर्स को तो उससे क्या आपको फायदा होता है। आपके पास कैश ज्यादा अवेलेबल होता है। ठीक है, आपके पास ज्यादा कैश अवेलेबल होगा, आप अपनी कंपनी के अंदर लगाएंगे तो आपकी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो आपकी डिविडेंड जो है ये आपके ग्रोथ के साथ एक बैलेंस आप इसका बनाते हैं कि आपकी कंपनी सस्टेनेबल रहे और उसकी ग्रोथ एक लेवल उसका आपने सेट किया हुआ है तो वो लेवल उसका ग्रोथ का चलता रहे उसके साथ ना। तो यानी हमने वहां पे जिस तरह से हमने बैलेंस देखा था, यहाँ जो हम बैलेंस देखेंगे वो डिविडेंड की पेमेंट का बैलेंस है और उसके साथ आपकी कंपनी की ग्रोथ है जिसको आप उसके साथ बैलेंस करते हैं। तो मूव करते हैं हम, यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आगे आएंगी। ठीक है, what is dividend policy, it includes whether to pay dividend or reinvest them in the firm। जब नहीं पे करेंगे तो आप फर्म्स के ऑपरेशन के अंदर उसे वापस री इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उसकी। तो पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी आप चीजों को देखते हैं, यानी आप कौन सी डायरेक्शंस को देखेंगे या कौन से पॉइंट्स को देखेंगे। तो आपने पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है, आपने पेमेंट हाई करनी है या आपने पेमेंट लो करनी है। ठीक है, यानी आपने डिविडेंड ज्यादा पे करना है या कम पे करना है, उसकी पे आउट रेशो जो हम निकालते थे वो पे आउट रेशो क्या रहेगी हमारी। दूसरा ये है कि आपके डिविडेंड क्या स्टेबल होने चाहिए, यानी एक रेगुलर स्ट्रीम के साथ आप उसे पे करेंगे या इरेगुलर होने चाहिए। ठीक है, दोनों तरह से आप इसको देखेंगे। नंबर 3 उसकी फ्रिक्वेंसी देखेंगे कि आपने डिविडेंड एकदम से पे कर देना है या एक साल में 2 डिविडेंड देने हैं, या ये है कि एक साल में एक से ज्यादा 2 से ज्यादा डिविडेंड देने हैं। तो ये आपका काम रहेगा इसके अंदर। और तीसरी बात, आपने डिविडेंड को जब पढ़ा होगा अकाउंटिंग के अंदर भी, तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसमें आप अनाउंस करते हैं डिविडेंड को ना, डिविडेंड को अनाउंस करते हैं। तो जब अनाउंस करते हैं तो तब आपको पे भी करना होता है। तो वो भी इस पॉलिसी का एक पार्ट है कि क्या आप अनाउंस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गई आपकी डिविडेंड पॉलिसी। उसमें हमारी 4 चीजें हम देखते हैं। अब आप एक दफा फिर से इनको देख लें चारों चीजों को। अब अगर आप डिविडेंड पे करते हैं तो डिविडेंड जब आप पे करते हैं, डिविडेंड आप लेते हैं ओनर्स, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन मिलता है। ठीक है, कैपिटल गेन के ऊपर आपको पता है कि उसके ऊपर टैक्स भी होता है। ठीक है, तो आपकी पे आउट रेशियो जो है वो क्या रहेगी, एक मिनट होल्ड कीजिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, वापस आते हैं जी। स्क्रीन आ गई आपके सामने दोबारा, शेयर हो रही है सर स्क्रीन। जी। अब हम जब देखते हैं कि डिविडेंड के ऊपर जब हमें टैक्सेशन, हम टैक्स पे करना पड़ता है, तो इन्वेस्टर क्या प्रेफर करेगा, डिविडेंड लेना या उस अपनी जिस कंपनी के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसमें उसने शेयर, जिसके शेयर्स परचेज किए हैं, उसकी ग्रोथ को प्रेफर करेगा, जैसे मैंने अभी भी बात की थी। तो इसमें यही चीज है, डू इन्वेस्टर प्रेफर टू रिसीव डिविडेंड्स और वुड दे रादर हैव टू फ्रॉम फ्लो द कैश बैक इनटू द बिजनेस। फ्लो बैक रेशियो होती है, पे आउट रेशियो के साथ साथ होती है। यानी आप जब देखते हैं आपने उसमें
अकाउंटिंग में जब कॉर्पोरेशंस की अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि आप जब डिविडेंड की पेमेंट करते हैं, जो आपका प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट आप डिविडेंड में देते हैं और बाकी जो है उसकी भी सेग्रीगेशन करते हैं, जिसकी आप स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बनाते हैं। ठीक है, उसमें आप कुछ रिजर्व्स के अंदर रखते हैं पैसे और कुछ आप री इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी के अंदर। तो जो आपकी डिविडेंड चला गया, जो वापस आप कंपनी के अंदर रखते हैं, वापस डालते हैं, तो उसको हम फ्लो बैक रेशियो कहते हैं। ठीक है, उसी का वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि आपका जो इन्वेस्टर है या जो ओनर है, बेसिकली इन्वेस्टर आपका ओनर ही है, जो कंपनी का ओनर है जिसने शेयर्स होल्ड किया हुआ है कंपनी से, तो वो क्या डिविडेंड लेना यानी पे आउट रेशियो को पसंद करेगा या फ्लो बैक रेशियो को पसंद करेगा? तो आपकी ये दोनों रेशियोज अगर देखी जाए, पे आउट रेशियो और जो फ्लो बैक रेशियो है, दोनों अगर इसको ऐड किया जाए, अगर इसको हम डेसिमल पॉइंट्स मिले तो ये 1 होगी, यानी ये 100% होती है। दोनों को ऐड करेंगे हम, तो आपकी अगर पे आउट रेशियो इंक्रीज करती है तो आपकी फ्लो बैक रेशियो कम हो जाती है, और अगर आपकी फ्लो बैक रेशियो इंक्रीज करती है तो आपकी पे आउट रेशियो कम हो जाती है। तो आपका जो ओनर है या इन्वेस्टर जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, वो क्या पसंद करेगा, यूं या यूं जाएगा? तो आपका एक बैलेंस स्ट्राइक होता है उसके साथ, तो आपको एक बैलेंस बनाना होता है उसके अंदर, तो उसकी प्रेफरेंस क्या होगी वो हम देखेंगे। तो आप देखें दोनों सूरतों में इन्वेस्टर किस चीज को प्रेफर कर रहा है, वो ये देख रहा है कि क्या मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हो रही है या नहीं हो रही। अब वो अगर डिविडेंड नहीं लेता और फ्लो बैक रेशियो को इंक्रीज करते हैं, से फॉर एग्जांपल हम एक सिनेरियो के तौर पे इसको देख रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, जब आपकी री इन्वेस्टमेंट होती है तो आपकी कंपनी ग्रो करती है। जब कंपनी ग्रो करती है तो गुड न्यूज जाती है मार्केट के अंदर, विच इज स्टॉक मार्केट, तो आपकी स्टॉक की जो प्राइस है वो रेज करती है। जब स्टॉक की प्राइस रेज करती है तो आपने उसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, तो स्टॉक प्राइस रेज हुई तो इसका मतलब है यू आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, बोथ वेज, या तो आप कैश पकड़ लेंगे या फिर आप अपनी स्टॉक प्राइस जो आपकी रेज हुई है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टर किस तरह से सोचता है, शॉर्ट टर्म में उसको कैश चाहिए तो उसको फॉरेन डिविडेंड चाहिए होगा, अगर उसको लॉन्ग टर्म उसके ऊपर वो प्लानिंग कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द इन्वेस्टर। अगेन आई मस्ट से कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी एज क्या है, वो उसके लिए उसमें इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होंगे, आपके कैपिटल गेन प्रोड्यूस होंगे, और ये आपका जो मॉडल है, यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस मॉडल, ये मेरे ख्याल में कांस्टेंट ग्रोथ का जो मॉडल है वो यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इंक्रीज ही करेगी। ठीक है, यहाँ डिविडेंड के हिसाब से दिए हुई है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी स्टडीड दिस। तो ये देखें, अब आप या तो डिविडेंड इंक्रीज कर लें या फिर ग्रोथ इंक्रीज कर लें। अब अगर आप यहाँ पे जाके देखें इसको, तो जी नीचे आ रहा है और डी ऊपर आ रहा है, डिविडेंड ऊपर है और जी नीचे है। आप देखें इसमें आपने बैलेंस बनाना है, और ये बैलेंस जो है आपको बताएगा कि आपने अपनी डिविडेंड पॉलिसी को कहाँ पे रखना है, आपने कितनी अमाउंट डिविडेंड की पे करनी है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द कंपनी इंक्रीज पे आउट रेशियो, द इम्पैक्ट विल बी शोन ऑन द राइट। तो पे रेशियो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिविडेंड, D1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। Any changes in the payout policy will have two opposing effects. One is the dividend payment and the other one is the growth of the company. ठीक है, ठीक है। As a result, the optimal dividend policy must strike, यहाँ पे आपका बैलेंस बनेगा दोनों का। यानी आपके इन्वेस्टर्स किस तरह के हैं, उस हिसाब से ये सारी चीजों को स्टडी करने के बाद फाइनेंशियल मैनेजर ये सजेस्ट करेगा या ये रिकमेंड करेगा कि हमें डिविडेंड देना चाहिए। ठीक है, डिसीजन तो उसका बोर्ड्स के अंदर होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उसका डिसीजन होता है कि डिविडेंड आपने अनाउंस करना है या नहीं करना। तो आप सजेस्ट करेंगे, आप उसको रिकमेंड करेंगे एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए। ठीक है, ग्रोथ आपकी फ्यूचर की है, जबकि आपकी जो पेमेंट है डिविडेंड्स की वो राइट नाउ है, अभी जो आपने पे कर। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप बैलेंस में रखेंगे तो यू विल हैव इन्वेस्टर्स विद यू। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे, कुछ ओनर्स ऐसे होंगे जिनको कैश की जरूरत है,
कुछ होंगे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देख रहे होंगे, तो आप दोनों को साथ रखेंगे। कुछ आप उन इन्वेस्टर्स की आप कह लें कि साइकिल को रीड करके उनको उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो कुछ जिनको फोर हैंड कैश चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो भी आपके साथ हैं। सारी चीजें तो ऑलरेडी आपको आपका वो डिस्क्लोजर पॉलिसी, आपकी जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें आप सारा कुछ बता रहे होते हैं, आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, आप क्या डिविडेंड आप अनाउंस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, सारे आपके फ्यूचर प्लान्स आपकी वो जो डिस्क्लोजर की पार्ट होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप डिस्क्लोज करते हैं या पब्लिश करते हैं, तो उसके अंदर सारा कुछ मेंशन होता है, जिससे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हिंट मिलता है। अच्छा, इन्वेस्टर्स में एक तो आपके करंट इन्वेस्टर्स हैं, प्लस उसमें पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी के अंदर जब आपकी कंपनी इज डूइंग गुड। अब कंपनी डू गुड कर रही है, इज प्लेइंग गुड, इट्स ऑपरेशंस आर गोइंग वेल, तो वो फिर वो मार्केट में उसकी प्राइस भी बेहतर जा रही होगी, ठीक है। तो दैट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द वर्थ ऑफ योर कंपनी, या जिसको हम इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, इट इज एक्चुअली थ्रू मैक्सिमाइजिंग द स्टॉक प्राइस इन द स्टॉक मार्केट। अब ये सारी चीज जो हमने देखी, ये हमने देख ली कि ओवरऑल डिविडेंड पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टर है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, वो क्या सोचता है, उसके हिसाब से हमने इसको 5 थ्योरीज के अंदर हमने इसको स्टडी करना है, ठीक है। और ये 5 थ्योरीज डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट ने जो है, या जो फिनेंस के अंदर जो है, उन्होंने ऑलरेडी, फर्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ डिविडेंड इररेलेवेंसी, यानी ये थ्योरीज के नाम हो गए, इनके नामों से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा। ये अभी हम इसको डिटेल के साथ भी देख लेते हैं कि ये थ्योरी जो है एमएम थ्योरी को मैप करती है। आप कह लें, हम एमएम थ्योरी हमने पढ़ी थी ना कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, यानी हमने जो लिवरेज पॉलिसी देखी थी उसके अंदर हमने एमएम की थ्योरी देखी थी, जिसमें मिलर और मेट्रॉन था, मेल्टॉन, जिन्होंने थ्योरी दी थी और उसके ऊपर स्टिल काम हो रहा है, तो ये उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी। और उसी तरह की एजम्पशंस हैं स्ट्रॉन्ग किस्म की, यानी बहुत ज्यादा आप सिंप्लीफाई करके प्रोसेस, यानी आपने जो एक्चुअल सिचुएशन है उससे हट के एजम्पशंस रखी हैं आपने कि टैक्स कोई नहीं होगा डिविडेंड के ऊपर, और इस तरह की यानी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी वगैरह वगैरह, इस तरह की ये भी थ्योरी आती है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये थ्योरी है कि आप डिविडेंड दें या ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टर को, डिविडेंड इररेलेवेंट है इन्वेस्टर के लिए। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ बर्ड इन हैंड। ये है बर्ड इन हैंड का मतलब कि आपको कैश चाहिए, जो हाथ में है वही बेहतर है भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आप कह लें इन अदर वर्ड्स। तो थ्योरी ऑफ बर्ड इन हैंड इज बेटर कि आपकी पे आउट ज्यादा होनी चाहिए। कस्टमर, आपके जो इन्वेस्टर हैं, जो आपके ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो प्रेफर करते हैं कि यार कैश बेहतर है। जो वैसे भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं कि जो आज है हमारे हाथ में जो कैश है वो बेहतर है जो फ्यूचर में मिलेगा उससे, या उसकी वैल्यू ज्यादा है, इट्स वर्थ मोर देन द सेम वैल्यू इन द दैट वी वुड हैव इन द फ्यूचर। तो ऑफ बर्ड इन हैंड का मतलब है जो आज है वो ज्यादा बेहतर है कल से। तो हमें ग्रोथ की परवाह नहीं है, हमें डिविडेंड्स की परवाह है, हमारी हाई पे आउट रेशियो होनी चाहिए, ये इसको डिस्कस करेगा। और टैक्स प्रेफरेंस रेशियो क्या है कि आपको जब डिविडेंड्स मिलते हैं तो जो ओनर्स हैं, हमने पढ़ा था कॉर्पोरेशन के अंदर डबल टैक्सेशन होती है, अकाउंटिंग में भी आपने इस चीज को स्टडी कर चुके हैं कि एक तो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, फिर जब डिविडेंड्स पे होते हैं तो डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स लगता है। तो अगर डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है तो आप उस टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? आप री इन्वेस्ट कर दें उसी अमाउंट को जो डिविडेंड के तौर पे आपने देनी है, उसको फ्लो बैक कर दें, पे आउट रेशियो को कम कर दें या जीरो कर दें, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। डिविडेंड जब पे ही नहीं होगा तो टैक्स भी नहीं होगा। तो डिविडेंड पे होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। अब डिविडेंड आपको मिला ही नहीं है तो आपने टैक्स तो नहीं देना, बट वो ग्रो तो हो रहा है ना, उसकी एक इंक्यूबेशन तो चल रही है ना, वो ग्रो हो रहा है, वो रिजल्ट देगा,
उससे आपके बच्चे निकलेंगे, ठीक है। जो इंक्यूबेशन हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, उससे आपके कैश तो जनरेट हो रहा है ना, इन अ वे वो ग्रो कर रहा है। तो ये थ्योरी बिल्कुल उससे उलट है, बर्ड इन द हैंड के अंदर की जगह पे उसमें था कि जो आज है वो बेहतर है। इसमें यह है कि क्यों हम टैक्स क्यों पे करें, हम जो है पे आउट कम करते हैं और फ्लो बैक ज्यादा करते हैं, तो उससे हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी, तो हम उसको अदरवाइज उसकी स्टॉक प्राइस के अंदर इजाफे की सूरत में हम उसको देख सकते हैं। एंड इन दैट वे अगर आपका जो ओनर्स हैं वो अच्छी कंपनीज की ये शेयर्स तो रखना हर कोई पसंद करता है, ठीक है, ठीक है। वो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने जहां इन्वेस्ट किया है वो ग्रो हो रही है मेरी इन्वेस्टमेंट। या अगर उसको कैश की जरूरत पड़ती है तो बिकॉज द कंपनी इज डूइंग गुड, उसकी फ्लो बैक ज्यादा है, उसके ऑपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं। यू मे सी द एग्जाम्पल अराउंड कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने किसी एक प्रोडक्ट के साथ शुरू किया और फिर उन्होंने अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज करके और प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर लें। तो वो कैसे होता है, उनके पास ज्यादा री इन्वेस्टमेंट के लिए कैश अवेलेबल होता है, वो एक प्रोजेक्ट के साथ दूसरा प्रोजेक्ट अटैच करते जाते हैं, या फिर वो अपनी मार्केट को एक्सटेंड करते हैं। यानी एक कंपनी है, उसने ऑपरेशन शुरू किया पाकिस्तान के अंदर, फिर उसने जाके किसी और कंट्री में, अफगानिस्तान में शुरू कर दिया ऑपरेशन, या कोई अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर शुरू कर दिया ऑपरेशन। तो आपकी मार्केट एक्सटेंड हो गई, आपकी सेल्स ग्रोथ एवरीथिंग इंक्रीज। तो आप जब उसके साथ अटैच होते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। वो आपको सेटिस्फेक्शन एक मिलती है कि यार आई हैव शेयर्स ऑफ गुड ग्रोथ कंपनीज जो ग्रो कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप री इन्वेस्टमेंट करके आप कंपनी की वर्थ को इंक्रीज करते चले जाते हैं, या तो आप कैपेसिटी इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम अगर इसको टेक्सटाइल के तौर पे एग्जांपल लें तो आपने एक लूम लगाई हुई थी तो दूसरी लूम ले ली, तीसरी ले ली, या 100 लूम्स लगी हुई थी तो 100 और लगा दी, तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो री इन्वेस्टमेंट आपकी समहाउ जो है वो आपकी ग्रोथ को इंक्रीज ही करती है। और री इन्वेस्टमेंट ज्यादा कब कर सकते हैं, जब आप पे आउट रेशियो को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी थ्योरी है, इसको भी हम देखेंगे आगे स्लाइड्स के अंदर, वैसे मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। सिग्नलिंग थ्योरी क्या कहती है? सिग्नलिंग थ्योरी हमने वहां पे भी देखी थी। वहां पे हमने एक थ्योरी देखी थी, क्या नाम था, ऑर्डर पैकिंग थ्योरी मेरे ख्याल में उसका नाम था, जो बिल्कुल एंड में आपने पढ़ी थी लिवरेज पॉलिसी के अंदर, कि आपने फिनेंसिंग अगर रेज करनी है, आपको कैपिटल चाहिए, तो कहाँ आप सबसे एंड में जाएंगे? सबसे एंड में आपने कहा था कि हम कॉमन स्टॉक, सबसे एंड में वो ऑप्शन लेके जाएंगे कि हम कॉमन स्टॉक जो है वो इशू करके हम कैपिटल रेज करें, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो सिग्नलिंग थ्योरी उसमें ये थी, ऑर्डर पैकिंग थ्योरी के साथ, कि अगर आप कॉमन स्टॉक इशू कर रहे हैं तो ये शो करता है इन्वेस्टर को, एक सिग्नल जाता है इससे कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। आप जो काम करते हैं उससे एक सिग्नल जाता है। एक बच्चा अगर क्लास में नहीं आ रहा तो ये शो करता है कि या तो उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, या वो स्टडी नहीं करना चाहता। सम हाउ एक सिग्नल आपका जनरेट होता है। एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में रेगुलरली आता है, सारी असाइनमेंट्स करता है, सारे क्विज़ेस करता है, क्वेश्चनिंग करता है, क्लास पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेता है। व्हाट डज दिस सिग्नल? इसका सिग्नल क्या है कि he or she will get good grade in that course। तो सिग्नलिंग थ्योरी आपकी इन्वेस्टर्स के लिए क्या हो सकती है डिविडेंड के हवाले से, उसको हमने सिग्नलिंग थ्योरी कह दिया। वहां पे भी सिग्नलिंग थ्योरी पढ़ा था, वो लीवरेज पॉलिसी की सिग्नलिंग थ्योरी थी, और ये आपकी डिविडेंड पॉलिसी की सिग्नलिंग थ्योरी है। ये क्या बताती है कि जो आपकी डिविडेंड के अंदर जो चेंजेस आती हैं, यानी जो आप पे आउट रेशियो को चेंज करते हैं, वो एक तरह का सिग्नल भेजती है आपकी इन्वेस्टर को कि आपकी मैनेजमेंट किस तरह से फोरकास्ट कर रही है अपने फ्यूचर अर्निंग्स को, ठीक है। यानी अगर आप डिविडेंड की पे आउट रेशियो ज्यादा है, आप ज्यादा पे कर रहे हैं, आप जरा खुद सोचें इसको, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी or the organization will continue to produce like this and will continue to pay you more। इसका मतलब, इसका सिग्नल ये है कि आप अच्छा कमाएंगे आगे भी, ठीक है।
और अगर कम पे कर रहे हैं तो उसमें क्या सिग्नल जाता है। तो सिग्नलिंग थ्योरी के अंदर हम ये सिग्नल्स को देखेंगे कि सिग्नल्स क्या पास होते हैं, यानी इन्वेस्टर क्या सोचता है अबाउट द मैनेजमेंट, वो क्या परसीव करते हैं जब आप डिविडेंड पॉलिसी को अनाउंस करते हैं या पे करते हैं, तो क्या वो करते हैं। और पांचवी थ्योरी हमारी होगी क्लाइंटल इफेक्ट के बारे में। ये क्लाइंटल इफेक्ट क्या बताता है हमें, द टेंडेंसी ऑफ अ फर्म टू अट्रैक्ट अ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स दैट लाइक इट्स डिविडेंड पॉलिसी। क्लाइंटल इफेक्ट यहाँ इसकी स्टेटमेंट से तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। हम इसमें जो चीज़ बताएंगे वो ये होगी कि आपका, यानी हमने ये चार थ्योरीज पढ़ ली। पहले में कहा, पहले सबसे पहले में तो हमने ये कहा कि जी डिविडेंड है इररिलेवेंट। उसमें हमने कंडीशंस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया, जो एक्चुअल कंडीशन है उसको नहीं लिया, बल्कि हमने एक आइडियल सिचुएशन को आप उसके अंदर आप क्रिएट कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन के अंदर रख के आपने कि हर इन्वेस्टर अपनी डिविडेंड पॉलिसी खुद बना सकता है, ठीक है, कि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है डिविडेंड मिले या ना। सेकंड में कहा जी कैश इंपॉर्टेंट है। थर्ड में कहा जी नहीं कैश इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है टैक्स प्रेफरेंस के अंदर। सिग्नलिंग के अंदर कहा जो भी हो रहा है कंपनी के अंदर, इन्वेस्टर उससे कुछ जो है उसका मीनिंग लेता है, वो जो कुछ भी हो रहा है उससे एक सिग्नल पास होता है। तो इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, जनरली इन्वेस्टर्स उससे क्या सोचते हैं। और पांचवे के अंदर हम ये देख रहे हैं कि यार क्लाइंटल, जो क्लाइंट्स हैं आपके या जो इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंटल मीन्स आपके जो इन्वेस्टर्स या हैं वो इनडिफरेंट है अपने डिसीजंस के अंदर, या उसके अंदर आप कह लें कि उनकी जो एज है या जो सिचुएशन है वो बहुत, ठीक है। एक आदमी है वो अगर स्टार्ट कर रहा है अपनी कोई जॉब को, ठीक है, तो वो सेविंग ज्यादा करेगा, उसको कैश की कम जरूरत होगी। एक आदमी अपनी रिटायरमेंट की एज के करीब है तो उसको कैश की ज्यादा जरूरत होगी, उसको एक स्कीम जनरेट करनी है कि ही इज अबाउट टू स्टार्ट, सॉरी, he has to start about to start his retirement life, जिसमें उसकी सैलरी है जो रेगुलर होने वाली है, तो वो ये चाहेगा कि उसको ज्यादा कैश मिले, ठीक है। तो आपकी एज और आपके बाकी फैक्टर्स वो आपकी टेंडेंसी को शो करते हैं कि आप किस तरह से बिहेव करेंगे डिविडेंड पॉलिसी के अंदर। तो आप ये देखें कि डिफरेंट टाइप की जो म्यूचुअल फंड्स हैं और इस तरह की जो कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो वो इस तरह के जो उनके टारगेट इन्वेस्टर्स होते हैं या टारगेट जिनको वो सेल करते हैं अपने अपना कॉमन स्टॉक्स, जिनको ओनरशिप देते हैं, स्टॉक्स जिनको सेल करते हैं, वो उस हिसाब से वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज फाइव थ्योरीज इन लिटिल डिटेल। जो उनकी स्लाइड सामने आएंगी, ओवरऑल तो मैंने आपका सारा कुछ बता दिया, अभी हमारा सिर्फ वो मॉडल रह गया, ठीक है। तो हम स्लाइड्स से गो थ्रू कर लेते हैं, इन पांचों थ्योरीज को भी देख लेते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर फर्स्ट सेक्शन। ये आपका कंप्लीट हो गया जी फर्स्ट सेक्शन। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? जी सतीश कुमार, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। व्हेन यू हैव टू स्टार्ट द क्लास हैव यू टॉट सब न्यूमेरिकल? नहीं कि न्यूमेरिकल कोई भी नहीं कराया, न्यूमेरिकल एंड में आएगा इसके। एनी अदर क्वेश्चन? आप अगर आपको क्वेश्चन है तो आप यहाँ राइट पे, मैं इस वक्त क्वेश्चंस देख रहा हूँ आपके। जी लास्ट थ्योरी मोहम्मद अकदस, लास्ट थ्योरी आपकी ये बताती है कि आपकी जो सिचुएशन है, आपकी एज और डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो आपकी डिविडेंड पॉलिसी को उसी हिसाब से देखते हैं जैसे उनकी जरूरत थी। क्लाइंटल इफेक्ट मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि एक यंग मैन है, ही हैज जस्ट स्टार्टेड हिज जॉब, तो वो तो सेविंग करेगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा सेव करेगा क्योंकि उसकी इनकम अच्छी होगी, ठीक है, या वो मिड कैरियर में है, ही हैज गुड अर्निंग जिसमें से वो सेविंग्स कर सकता है, तो वो ज्यादा सेविंग्स करेगा और वो अपने एक्सपेंसेस को जो है उसके एक्सपेंसेस करने के बाद जो बच जाते हैं पैसे, उनको वो इन्वेस्ट करेगा ताकि बाद में उसको
उसकी जरूरत होगी, तो वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। इन अदर वर्ड्स आप कह लो कि वो वहां इन्वेस्ट करेगा जहां ग्रोथ ज्यादा मिले। और जो अपनी एज के आखिरी हिस्से में होगा वो अगर इन्वेस्ट करता तो वो कहेगा कि मुझे कुछ स्ट्रीम जनरेट हो जाए कैश की, उसे कैश की ज्यादा जरूरत होगी, वो डिविडेंड्स की तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर है मोहम्मद अकबर? एनी अदर क्वेश्चन? आपको अगर ये समझ आ गया कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, इसका फाइनेंशियल मैनेजर के साथ क्या ताल्लुक है, और इसमें किस चीज़ का हम बैलेंस देखते हैं, और डिविडेंड पॉलिसी मतलब उसमें कौन कौन सी डायरेक्शन आप देखते हैं, 3-4 चीज़ें जो हमने देखी थी वो क्या है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो थ्योरीज बनी है, जो डिफरेंट लोगों ने दी हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स ने जो थ्योरीज दी हैं, वो सिग्नलिंग थ्योरी आप जो भी करते हैं, आप डिविडेंड ज़्यादा देते हैं, आप डिविडेंड कम देते हैं, ठीक है, आप डिविडेंड बिल्कुल नहीं देते, तो ये एक सिग्नल पास करता है आपके इन्वेस्टर्स को। इसमें आपके, जब हम इन्वेस्टर्स कहते हैं तो इन्वेस्टर्स से मुराद तो आपके ओनर्स हैं, और इसमें आप कह लें कि पोटेंशियल इन्वेस्टर भी इन सम हाउ आपके वो भी शामिल होंगे, कि जितने लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी जितने लोग ज्यादा उसके आपकी कंपनी के शेयर्स लेंगे, तो आपकी कंपनी की शेयर्स की अल्टीमेटली उसकी डिमांड इंक्रीज होगी ना, ठीक है। उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो उसकी स्टॉक प्राइस रेज करेगी। सप्लाई एंड डिमांड का जैसे रूल है, और उसके थ्रू आप एक मार्केट एक प्राइस डिटरमिन करती है, तो उसके थ्रू आपकी एक स्टॉक की जो प्राइस है वो इंक्रीज करती है। तो सिग्नलिंग जो है वो वर्क कर रही होती है आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप की ये सिग्नलिंग जो हो रही है, ये हो रही है डिविडेंड के साथ, कि आप डिविडेंड पे कर रही हैं, ज्यादा पे कर रही हैं, कम पे कर रहे हैं, नहीं पे कर रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशन जो भी होगी ये आपको एक सिग्नल पास करेगी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस कंपनी के शेयर अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। ये आगे आ रहा है, ये आपको हर थ्योरी एक स्लाइड पे सेपरेटली मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है मोहम्मद रमजान, इज इट ओके? ओके, राइट आबिद भाई कोई मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है सब कुछ सही चल रहा है। राइट। थोड़ी सी डायरेक्शन की अपना फाइन भाई मुझे भी जरूरत है, आप बैठे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, आप कैसी बात है, आपकी करेक्शन मतलब जो है शराब को रोशनी दिखाने वाली डायरेक्शन, बात है। डायरेक्शन सर, डायरेक्शन नॉट करेक्शन, डायरेक्शन। राइट जी, हम डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एमएम थ्योरी हमने पढ़ी थी डिग्री के अंदर, तो ये भी एमएम ने ही ये आपकी डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी आप समझिए, ठीक है। जैसे वहां पे एजम्पशंस रखी हुई थी, आइडियल सिचुएशन के अंदर, अगर आइडियल सिचुएशन हो कि आप की कोई चीज भी इन इफेक्ट नहीं है, टैक्सेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर थ्योरी वो कहता है ही इररेलेवेंट, दें आप डिविडेंड ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टर को। एंड यस इट इज ट्रू, अगर ये सारी चीजें ना हो तो फिर तो भाई आप जन्नत में रह रहे हो ना, यूटोपिया, यूटोपिया के अंदर होंगे आप। तो यूटोपिया के अंदर तो सब गुड होता है ना, फील गुड ऑल गुड, ठीक है। तो की सिचुएशन हो तो फिर वाकई इररेलेवेंट होगी। लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से क्यों कर रहे हैं, आपको अगर आइडिया हो, आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी अब तक, जो आपने साइंस पढ़ी है या जो चीजें पढ़ी हैं, तो उसमें आपने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी होंगी, तो हर थ्योरी के अंदर कुछ एजम्पशंस होती हैं, ठीक है। आप अजम्पशंस जब स्टार्ट करते हैं तो उसको बिल्कुल जो है सारी चीजों को कंट्रोल करके करते हैं, इसको हम कंट्रोलिंग कह सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ कंट्रोल करके आप कर रहे हैं। इवन आप साइंस में भी आपने जो पढ़ी होंगी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैट्रिक के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जी हम इसको कांस्टेंट रखें, इसको कांस्टेंट रखें, तो फिर इसके ऊपर ये इम्पैक्ट करता है। तो बेसिकली थ्योरी के अंदर जब आप एजम्पशंस लेते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, फिर आप उन एजम्पशंस को एक एक करके रिलैक्स करते चले जाते हैं। जब रिलैक्स करते हैं तो फिर आप एक चीज का इम्पैक्ट देखते हैं, फिर दूसरी का देखते हैं उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर, तो वो ईजी होता है आपके लिए आइडेंटिफाई करना। और ह्यूमन ब्रेन भी कुछ इसी तरह से ही काम करता है। आप जब कोई भी चीज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर,
या किसी भी न्यूमेरिकल कोर्सेज के अंदर, तो यू स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट, फिर आप उसके अंदर वो कम्प्लेक्सिटी, लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो इन द सेम वे एमएम की जो थ्योरी है, इट्स सेम लाइक द एमएम इन लिवरेज पॉलिसी। यहाँ पे हम उस थ्योरी को कह रहे हैं डिविडेंड इररेलेवेंसी थ्योरी, और इसका नाम ही बता रहा है कि इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड इररेलेवेंट है। ठीक है, आप उनको डिविडेंड दें ना दें, पे आउट रखें ज़्यादा या फ्लो बैक ज़्यादा रखें, या फ्लो बैक पूरा 100% कर दें, पे आउट 0 कर दें, पे आउट 100% कर दें, फ्लो बैक 0 कर दें, या कोई भी कॉम्पोजिशन उसकी बना लें, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी है करें, इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज दिस थ्योरी। ठीक है, the theory that a firm's dividend policy has no effect on either its value or its cost of capital. दोनों सूत्र हैं। They prove that a firm's value is determined only by its basic earning power and its business risk. Business have studied in your risk and return. Business risk क्या होता है? हमने पढ़ा था, वो कौन से दो बीटास पढ़े थे, एक बीटा यू था और एक बीटा एल था। बीटा यू अनलीवर्ड था और बीटा अनलीवर्ड जो है उसी को हमने बिजनेस रिस्क कहा था। और हम इसको थ्योरेटिकली कैसे बताते हैं कि आप अगर फिनेंशियल रिस्क को निकाल दें, यानी आपका जो रिस्क फिनेंसिस की वजह से आता है, उसके अलावा जो इनहेरेंट रिस्क होता है किसी बिजनेस का, वो बिजनेस रिस्क होता है। मैंने आपको रिव्यू भी कर दिया बिजनेस रिस्क को। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क की वजह से और अर्निंग पावर की वजह से जो है उसकी फर्म की वैल्यू डिटरमिन होती है। ये थ्योरी कहती है, बेसिक बिल्कुल। इसके जो अब अजम्पशंस हैं वो क्या है? डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं देगा, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आप अज्यूम ऐसे ही कर रहे हैं। स्टॉक्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड विद नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। क्या ऐसा होता है कि आप स्टॉक्स को बाय करेंगे, और आप बाय करेंगे तो कैसे बाय करेंगे? उसमें मिडल मैन तो होगा ना, या आप खुद जाके बाय कर लेंगे? खुद जाके भी बाय करेंगे तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होगी? यस। तो तीसरी बात ये कह रहा है कि सबके पास एक जैसी इंफॉर्मेशन होगी। एवरीवन हैज द सेम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्यूचर्स फर्म्स फ्यूचर अर्निंग। यानी वो जो चीज होती है आपकी, वो जो चीज आपकी होती है जो जिसको बेसिकली मिडल मैन जो है वो कर रहा होता है, कैश कर रहा होता है, वो उसकी इंफॉर्मेशन ही होती है ना, इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है ना। सी आप सर्विसेज जितने भी हैं, सर्विसेज कंसर्न है, जो सर्विसेज देते हैं, वो सर्विस के चार्ज करते हैं, तो वो अपनी नॉलेज और प्रैक्टिस की बेस के ऊपर चार्ज करते हैं कि वो बेसिकली वो ज्यादा नॉलेजेबल है आपसे। आपका टीचर आपको पढ़ाता है, आपसे फीस लेता है वो, ठीक है, पढ़ाने की, तो वो नॉलेज दे रहा है ना आपको। आप लायर के पास जाते हैं, लायर से आप सर्विसेज लेते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, तो वो अपनी नॉलेज के आपसे चार्ज करते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन ही सेम हो जाएगी तो फिर जो आपका मिडल मैन है वो इररेलेवेंट हो जाएगा ना आपका। तो आपके पास भी वही इंफॉर्मेशन है, आपके जो ब्रोकर के पास या जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबर है उसके पास वही इंफॉर्मेशन है। तो देन यू एंड ही और शी हैज सेम नॉलेज, तो आप इवन हो गए ना, दोनों इवन हो गए। तो फिर वो कहता है कि इस सूरत में आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं होगी, टैक्सेस भी नहीं है। जब इस ये तीन कि कोई टैक्स नहीं है, डिविडेंड मिले ना मिले, ठीक है, तो फिर आप डिविडेंड दें या ना दें, इनकम सेम ही रहनी है, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी बुनियाद पे, इन एजम्पशंस की बुनियाद के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर या इन्वेस्टर जो है वो खुद से अपनी डिविडेंड पॉलिसी को खुद से बना सकता है कि भाई जब चाहे वो ले ले डिविडेंड और जब चाहे वो ना ले। जबकि इंफॉर्मेशन तो एक जैसी है, तो वो रोल तो उस तरह से फिर खत्म हो गया ना। बट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट थ्योरी ना, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपकी हो गई एक थ्योरी। हर थ्योरी की स्लाइड सेपरेट बनी हुई है। ये सेक्शन 2 आपका कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको सेक्शन 3 पे ले जाता हूँ। आपकी नेक्स्ट थ्योरी जो आपकी थी वो कौन सी थी? वो थी टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी। आप सॉरी बर्डन है थ्योरी, कैश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अगर हिसाब से देखें हम, तो हम कहते हैं कैश इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर क्या प्रेफर करेगा? डिविडेंड मिलना चाहिए, कैश मिलना चाहिए। फ्यूचर तो है ही अनसर्टन, ठीक है,
फ्यूचर में जो कैपिटल गेन होगा आपका ग्रोथ की वजह से, नहीं चाहिए, वो हमें नहीं पता वो इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा। इस थ्योरी पे जिन्होंने काम किया है वो लिखा हुआ है मायरन गॉर्डन और जॉन लिंटनर। आरएस क्या होता है आपको पता है, रिटर्न ऑन स्टॉक, ठीक है। डिक्लाइंस, आरएस क्या होता है, रिटर्न ऑन स्टॉक। तो डिक्लाइन करता है या इंक्रीज करती है, डिक्लाइन करता है या इंक्रीज करता है एज द डिविडेंड पे आउट इज इंक्रीज्ड बिकॉज investors are less certain of receiving the capital gains than they are of receiving dividend payments now, ठीक है अभी, ठीक है। एमएम जो है वो डिसएग्री करते हैं, एक तरह की डिस्कशन है थ्योरी के ऊपर, उन्होंने डिसएग्री किया। दे आर्ग्यूड दैट आरएस इज इंडिपेंडेंट ऑफ dividend policy which implies that investors are indifferent between dividends and capital gain। एमएम की जो थ्योरी पीछे हमने पढ़ी थी वो कहता है कि इंडिफरेंट है, ये थ्योरी इसने आके उसको चेंज कर दी, ठीक है, उसको चेंज कर दिया। इसने कहा कि नहीं, डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, कैश इंपॉर्टेंट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम जो पढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम जो कहते हैं कि आज जो हमारे पास पैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो वो वाकई ही इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर में क्या होगा कौन क्या जाने, ये कंपनी शायद हो सकता है बैंकरप्ट भी कर जाए, हमें तो डिविडेंड चाहिए, हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमें कैश चाहिए, ठीक है। तो एमएम ने इस थ्योरी को उन्होंने इस तरह से कहा कि ये जो है ना, ये थ्योरी एक फॉलेसी है, यानी एक मिथ आप समझ लें, या एक गलती है कि जी आप कहते हैं जी बर्ड इन हैंड। तो एमएम ने ये नाम दिया था, जो एमएम अपना मिलर एंड मेटॉन, उन्होंने इसको नाम दिया कि बर्ड एंड हैंड पॉलिसी है। तो बर्ड एंड हैंड पॉलिसी की वजह से उन्होंने इसको ये नाम दिया, तो इसकी थ्योरी का नाम भी यही पड़ गया कि बर्ड एंड हैंड पॉलिसी के नाम पे बर्ड एंड हैंड थ्योरी बन गई, थ्योरी ऑफ बर्ड एंड, कि आज अच्छा है, कल का किसी को नहीं पता, कल का किसी को कोई पता नहीं। तो ये आपके एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी हो गई। हाई पे आउट फॉर्म्स वुड बी प्रेफर्ड एंड इट विल लीड टू हाई प्रेजेंट वैल्यू, पी नॉट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, हाई प्रेजेंट वैल्यू वो प्रेफर, ठीक है। इसके उलट बिल्कुल एक थ्योरी आई, दूसरी थ्योरी इसके बिल्कुल बिल्कुल उलट आ गई, टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी। वो क्या बताती है, आपको पता है कि जब आपको डिविडेंड मिलता है तो यू हैव टू पे टैक्स। तो टैक्स कोड एनकरेजेस मैनी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू प्रेफर कैपिटल गेन्स, ठीक है, कि वो ग्रोथ में, यानी आपको धक्का दे रहे हैं कि ग्रोथ की तरफ जाए, वरना अगर आपने कैश लिया तो यू हैव टू पे, आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे, टैक्स एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा ना आपको, तो आपके पास जो मनी आएगी आफ्टर टैक्स वो रिड्यूस होती जाएगी। अगर आप टैक्स नहीं देते तो वो टैक्स की मनी जो आपने पे करनी है, इन केस यू विल गेट द डिविडेंड, दैट विल बी री इन्वेस्टेड इन द फॉर्म एंड यू विल गेट दैट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। डिविडेंड आर टैक्स मोर देन कैपिटल गेन्स, ठीक है, टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स आर डेफर्ड, ठीक है। आपको इस चीज का पता है कि आप डिविडेंड लेते हैं, परचेज किया आपने डिविडेंड, आपने अपने पास ही रखा हुआ, आपको डिविडेंड भी नहीं मिला, तो आपको कोई टैक्स तो नहीं पे करना ना। टैक्स आप कब पे करेंगे, या तो आप वो शेयर जाके मार्केट में सेल करेंगे, तब आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल गेन के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है ना, आपकी कंपनी की वर्थ इंक्रीज कर रही है, कैपिटल गेन मीन्स ग्रोथ है, आपकी ग्रो कर रही है कंपनी, आपकी शेयर प्राइस इंक्रीज हो रही है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर टैक्स तो उसी वक्त लगेगा ना जब आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे, आप उसको बेचेंगे जाके, या आप क्लेम करेंगे ये मुझे डिविडेंड में, जब डिविडेंड मिलेगा तो टैक्स पे करना पड़ेगा, जब उस शेयर को बेचेंगे तब टैक्स पे करना पड़ेगा। जब तक आप शेयर बेचते नहीं या डिविडेंड लेते नहीं तो आपको कोई टैक्सेस नहीं पड़ते, दिस इज क्लियर, ठीक है। एज पर लॉ हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता एज फार एज वी आर होल्डिंग दैट शेयर। तो देयरफॉर इन्वेस्टर माइट प्रेफर लो पे आउट फर्म्स जो कम पे करें, और हाई पे आउट जो है इन्होंने कहा क्योंकि हाई पे आउट में आपका टैक्स कट जाता है, तो कहता है कि वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू को लो कर देता है, जो आपकी फ्यूचर जो कैपिटल गेन है उसको अगर आप, यानी वो जो हमने कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल हमने स्टार्ट में देखा था, उसमें अगर आप देखें तो प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी निकलेगी
उसमें आपकी प्रेजेंट वैल्यू उस वक्त ज्यादा होगी अगर आपको टैक्स ना पे करना पड़े, ठीक, यानी आप कैपिटल गेन की तरफ जाएंगे तब। तो ये आपकी दो आपकी अपोजिंग थ्योरीज है। एक थ्योरी कहती है कि डिविडेंड बेहतर है, दूसरी थ्योरी कहती है नहीं, ग्रोथ बेहतर है, यानी कैपिटल गेन ज्यादा बेहतर है, ठीक। दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक थ्योरी कहती है कि प्रेजेंट वैल्यू इससे इंक्रीज होगी, दूसरी थ्योरी कहती है नहीं, इससे नहीं, इससे इंक्रीज होगी। अब दोनों के पॉइंट्स, अब कोई भी अगर आप सिनेरियो आ जाता है, कोई आपको असाइनमेंट के अंदर या आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, तो यू हैव टू सी दिस वे, ठीक है, कि कौन सी चीज किस तरह से जा रही है, आप किसको प्रेफर करते हैं। तो ये इन्वेस्टर की अपनी चॉइस होती है, ठीक है। आप देखें इररेलेवेंस थ्योरी अगर आपकी बिल्कुल दरमियान में है तो बर्ड इन हैंड ऊपर जा रही है और टैक्स प्रेफरेंस नीचे आ रही है। अगर आप स्केल देखें तो आपको स्केल क्या बता रहा है, स्टॉक प्राइस जो है वो किस चीज को शो करती है, आपकी ग्रोथ को शो करती है स्टॉक प्राइस। टैक्स प्रेफरेंस आपकी ग्रोथ को शो करती है। पे आउट आपका क्या है, पे आउट आपका नीचे एक्स एक्सिस पे है और स्टॉक प्राइस आपकी वाई एक्सिस पे है, ठीक है। आप इसको जरा थोड़ा सा देखें इस ग्राफ को, क्या इफेक्ट करते हैं इसके। अगर डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी आप लगाते हैं तो आपकी स्टॉक प्राइस के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यानी इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता तो डिविडेंड मिले या ना मिले, तो स्टॉक प्राइस तो इंक्रीज ही नहीं होगी ना, फिर वो तो वहीं पे रहेगी, स्टडी रहेगी। लेकिन अगर आप टैक्स प्रेफरेंस के अंदर जाते हैं तो आपकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी। आप देखें ये लाइन जैसे मूव कर रही है, जैसे आप इसकी पे आउट को बढ़ाते जा रहे हैं तो आपकी टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी, मैं काउंटर के साथ शो करता हूँ, ये देखें टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है, जैसे जैसे आप पे आउट बढ़ाते जा रहे हैं आपकी ये स्टॉक प्राइस जो है गिर रही है। इस वैल्यू यहाँ से स्टार्ट किया आपने पे आउट इंक्रीज कर दिया, पे आउट यहाँ ये पे आउट शो हो, अब पे आउट इंक्रीज करेंगे तो इधर मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करेंगे। आपने जैसे जैसे पे आउट इंक्रीज किया तो आपका इनवर्स रिलेशन बन रहा है पे आउट का स्टॉक प्राइस के साथ। स्टॉक प्राइस बेसिकली इज द प्रॉक्सी ऑफ योर कैपिटल गेन, और यू कैन से इट्स अ प्रॉक्सी ऑफ योर ग्रोथ। तो ग्रोथ आपकी कम हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है जबकि आपकी पे आउट बढ़ रही है टैक्स प्रेफरेंस के अंदर। तो टैक्स प्रेफरेंस बताती है कि यार पे आउट नहीं करना चाहिए, पे आउट इज नॉट गुड, ठीक है। बर्डन एड क्या कहती है कि आप जैसे जैसे अपना पे आउट को इंक्रीज करते चले जाते हैं, पे आउट इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, ठीक है। कि ये थ्योरी ये कहती है कि जितना आप डिविडेंड पे करेंगे उतनी ही आपकी स्टॉक प्राइस इंक्रीज करेगी, ठीक है, उतनी ही आपकी स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगी जितना आप डिविडेंड पे करेंगे। ये इन्वेस्टर का जो माइंडसेट है उसको एक तरह से आप उसको रिफ्लेक्शन देते। तो ये तीनों थ्योरीज को यहाँ पे उसने मैप किया है, इसमें से कोई बात नहीं समझ आएगी तो आपने खुद करना, ठीक है। तो दिस इज योर थ्री थ्योरीज, डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी, बर्ड इन हैंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ बर्ड इन हैंड, और टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। तो आपकी ये तीन थ्योरीज यहाँ पे ये हो गई। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क, ठीक है। बर्ड इन हैंड का ग्राफ जी, बर्ड इन हैंड। आबिद भाई जी जी दो ठीक है सवाल। सर। शुजा खान साहब सवाल कर रहे हैं, इंक्रीज स्टॉक प्राइस इन केस ऑफ बर्ड इन हैंड, क्या वो ये बात सही समझे? जी, हम इस थ्योरी को बेसिकली जैसे मैंने स्टार्ट में कहा शुजा कि हम इसको देख रहे हैं इन्वेस्टर क्या सोचता है। जो इन्वेस्टर ये सोचता है कि बर्ड इन हैंड बेहतर है, वो ये सोचता है कि जितने डिविडेंड ज्यादा पे होगा उसके पे होने की वजह से उस कंपनी के स्टॉक्स को ज्यादा लोग परचेज करेंगे, ठीक है। उसको ज्यादा परचेज करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो आपकी यानी वो इन्वेस्टर्स जो ये सोचते हैं कि बर्ड इन हैंड थ्योरी वर्क करती है, वो ये सोचते हैं कि डिविडेंड ज्यादा पे होता है तो
उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, इन्वेस्टर ज्यादा उसकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो अट्रैक्ट उस तरफ ज्यादा होंगे तो उसकी स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगी। हम देखें, ये एक डिस्कशन है, जैसे ग्राफ के ऊपर भी ये मैप हुई है, उसमें भी वो यही बता रहे हैं ग्राफ के ऊपर भी कि वो ये थ्योरी। अब जो टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी है वो ये कहती है कि आप जितना जो है स्टॉक प्राइस कम देंगे, अपना सॉरी, जितना आप डिविडेंड कम देंगे उतना ही आप ज्यादा री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि आप अगर पे नहीं करते तो आपकी क्या हो रही है, आपकी, ये मैं दोबारा इसको खोल दूं, इसका मतलब है शुजा ने सही उसमें कहा, आपकी स्टॉक, इसका जी मतलब है जी वो शुजा ने बात को सही समझा है ना, कि वो अगर स्टॉक जी प्राइस जी इंक्रीज हो रही है बर्ड इन हैंड जी के उसमें, तो वो स्टॉक प्राइस इंक्रीज इस जी वजह से होगी कि लोगों को ये पता हम्म, होगा कि भाई डिविडेंड ज्यादा देती है कंपनी, तो डिविडेंड के चक्कर में जी लोग शेयर खरीदना शुरू करेंगे, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। हम्म। ये इस पर से बात हो रही है। अकदस को बात समझ में आ गई है। देखें इसको, अच्छा देखें सर, जी इसमें इसको यहाँ, मैं ऐड कर दूं, इफ यू अलाउ आबिद साहब, सर अगर आप अलाउ माय करें तो मैं प्लेजर। एक चीज़ कह दूं। देखें, इन्वेस्टर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं मार्केट में। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि डिविडेंड को पसंद करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं डिविडेंड भले ना मिले हमें, कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होती रहो, ठीक है। तो दोनों टाइप के जो आपके इन्वेस्टर्स हैं ना, उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए ये डिफरेंट आपके पास पर्सपेक्टिव्स हैं। अच्छा, फर्ज करें आपकी कंपनी ऐसी है कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो चाह रहे होते हैं कि कंपनी डिविडेंड देती रहे, विच मीन्स के वो बर्ड इन हैंड थ्योरी के फेवर में है। बर्ड इन हैंड थ्योरी क्या कहती है कि भाई जो पैसा आज मिल जाए वो बेहतर है बनिस्बत जो हमारी प्राइस में ऐड होता जाए। फर्ज करें डिविडेंड अगर कंपनी अनाउंस कर देती है, वो कैश आपको उसी वक्त मिल जाएगा जिस दिन का भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी, उससे मे बी 30 डेज में अंदर आपको कैश मिल जाए। अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं करती और उसी पैसे को री इन्वेस्ट करती है बिजनेस में, देन योर शेयर प्राइस विल इंक्रीज। तो जब आप शेयर बेचेंगे तब आपको गेन होगा। बर्ड इन हैंड थ्योरी ये कहती है कि इमीडिएट गेन जो हो रहा है उसको ले लो बनिस्बत वेट करने के कि जब हमारी कैपिटल प्राइस शेयर प्राइस बढ़ेगी बाद में जाके उसको हम कैश करें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी थ्योरी बताई आबिद साहब ने, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट टैक्स प्रेफरेंस, करेक्टली, टैक्स प्रेफरेंस। क्योंकि डिविडेंड्स पे इन्वेस्टर्स को टैक्स देना होता है इंडिविजुअली। फर्ज करें अगर मेरे पास जो डिविडेंड आया वो मेरी सैलरी में, इनकम में काउंट होगा, और मैं अपनी इनकम में ऐड करके जो मेरी एनुअल इनकम होगी उसमें डिविडेंड्स को ऐड करके उसके ऊपर टैक्स दूंगा, पर्सनल टैक्स। जो टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं कि हम टैक्स ना दें और हमारी शेयर प्राइस इंक्रीज होती रहे, वो नहीं चाहेंगे कि उनको डिविडेंड्स मिलें, तो वो टैक्स प्रेफरेंस की तरफ जो है ना वो ज़्यादा जाएंगे। तो देर आर टू डिफरेंट माइंड सेट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, टू कैटर ईच माइंड सेट वी हैव डिफरेंट थ्योरी। जी सर कंटिन्यू करें, अगर मैं शायद क्लियर कर पाया हूँ या नहीं, आई डोंट नो, बट दिस इज द माई पॉइंट ऑफ सर व्यू। सर जी आपने बहुत अच्छा हो बिल्कुल गया सर, क्लियर वो किया, हमारी खुशी में भी इजाफा कर दिया आपके। नहीं नहीं, वो आबिद साहब ने बड़ा अच्छा बताया, और आपकी वजह से और भी मतलब बच्चों को थोड़ा सा एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया। दोनों तरफ से चलिए बात सर होगी ना। कंटिन्यू करें प्लीज। जी प्लीज। तो डॉक्टर असद, आप चूंकि आ गए हैं तो आप कैंडिडेट टीचर, I have seen in last face-to-face class, after you left, almost all the class left with you. Only 6-7 students left in the class who wants to listen to me. तो अगर आप टेक नहीं ओवर सर, करना अगर चाहें उन्होंने तो ऐसा यू किया है में तो टेक ये ओवर बहुत ही मुझे। गलत किया है उन्होंने। मैं नाम दे दे मुझे आप उन सारे बंदों के, सिर्फ 6 बंदों के नाम दें जो बैठे हुए हैं, बाकी सबके मैं -1 कर देता हूँ अभी अभी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। आपसे प्यार करते हैं स्टूडेंट्स, आपसे प्यार करते हैं, थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। स्टूडेंट्स आपसे प्यार करते हैं और ये अच्छी बात होती है। ठीक है, आप नंबर और अच्छे देने शुरू कर दें, असद तो खैर नंबर नहीं देते, लेकिन आप अच्छे नंबर देने शुरू कर दें, आपसे तो मोहब्बत करने लग जाएंगे। रियली आप ये तो आपने सीक्रेट ओपन कर दिया आपने। सर बच्चा बस आप मार्क्स से प्यार आप करता है और किसी से आज प्यार फैसला कर दें कि प्यार सर मैं नंबर सबसे अच्छे दूंगा, आप देखिए देखिए आपको आपसे कितना प्यार करते हैं। आपके चलें घर सर, में ठीक है, ठीक है सर, जो मेरा पार्ट होगा ना उसमें इंशाल्लाह मैं बच्चों को अच्छे नंबर दूंगा।
लेकिन वाह, बच्चों को थोड़ा 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 कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए ना, ये भी तो हम ये तो नहीं चाहते ना। नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, असल में हम तो जरा एक लाइटर मोड में बात कर देते हैं, ताकि क्योंकि बच्चे फेस टू फेस नहीं होते, तो थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए, इस तरह से जरा इंटरेस्ट लेवल बरकरार है। लेकिन अच्छा सर, देखिए, पता है क्या है, आप जब प्रॉब्लम कॉपी देखेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये असल में एक ही कॉपी है और घूम फिर के हमारे पास आ रही है। तो जी बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल बिल्कुल, बस हमें वो बंदा तलाश करना पड़ेगा जिसकी वो कॉपी थी। जी जी। तो अगर आप में से कोई देखिए वॉलंटियर करा दें कि जी किसकी कॉपी है, आपको हम पहले चेक कर लें, तो बाकी कॉपियों को हम अंदाजा कर लेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, सिग्नलिंग थ्योरी के अंदर हम देखना है इंफॉर्मेशन कंटेंट को, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन पास होती है इन्वेस्टर्स को, वो क्या रोल प्ले करती है। डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं या डिफरेंट तरह की जो इंफॉर्मेशन जो पास होती है, उसके जो मीनिंग इन्वेस्टर्स लेते हैं वो डिफरेंट है, आपको देखते हैं। तो ये सिग्नलिंग थ्योरी वहाँ लिवरेज पॉलिसी में भी मैंने बताया, वहाँ पे भी हमने देखी थी। हमने एक ऑर्डर पैकिंग थ्योरी देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम फाइनेंसिंग करेंगे, यानी हम कैपिटल रेज करना है, वो उसके जो ऑप्शन हैं सबसे एंड पे हमने कहा था कि हम कॉमन स्टॉक इशू करके हम कैपिटल रेज करते हैं, और इसको अच्छा नहीं समझते, इन्वेस्टर अच्छा नहीं समझते इसको कि ये अच्छी ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ये एक सिग्नल है, ये सिग्नल जरूरी नहीं कि दुरुस्त भी हो, समटाइम ये रॉन्ग भी हो सकता है। सो हाउ एवर ये सिग्नलिंग जो है वर्क काफी करती है, कंपनी की जो स्टॉक प्राइस को बनाने में, डिटरमिन करने में ना काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब डिविडेंड पॉलिसी के हवाले से ये किस तरह से वर्कआउट करती है, उसको हम जरा यहाँ देख लेते हैं कि जब आप नॉर्मली आप देखें कि जब भी डिविडेंड कोई कंपनी दे रही होती तो इन्वेस्टर उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस स्टॉक की तरफ ज्यादा जाते हैं, उस स्टॉक को ज्यादा परचेज करते हैं। जब उस स्टॉक को ज्यादा प्राइस परचेज करते हैं तो इवेंचुअली उसकी प्राइस भी रेज होती है। तो जब डिविडेंड आप कट करते हैं तो ये बिल्कुल उसके उलट चलता है। जब डिविडेंड आप नहीं पे करे तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो है उन स्टॉक्स को होल्ड नहीं करते, उनको जाके सेल कर देते हैं। जब वो सेल करते हैं तो फिर उसकी प्राइस नीचे को जाती है, ऊपर जाने के बजाय नीचे को जाती है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो आपका ये डिविडेंड देना या ना देना, ये क्या सिग्नल लेके जाता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डिविडेंड मिल रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर के अंदर भी, इसकी ग्रोथ अच्छी है, इसीलिए तो ये पे कर रहे हैं। अब वो हो सकता है वो डॉजिंग भी हो, हाउ एवर जो इन्वेस्टर जो है उसको इसी तरह से लेता है, परसीव इस तरह से करता है। A higher than expected dividend increase is a signal to investors that management forecast good future earnings. आप एक नॉर्मल डिविडेंड से ज्यादा अगर डिविडेंड देते हैं तो इसका मतलब है कि यार का फ्यूचर तो बहुत, ठीक है, चाहे कंपनी डिसीव कर रही है। तो ये सिग्नल जो पास हो रहा है, ये कॉमनली इस सिग्नल का यही मतलब होगा। आप हाई डिविडेंड देंगे तो इसका मतलब यही होगा कि कंपनी इज गोइंग टू ग्रो इन द फ्यूचर। ठीक है, तो कन्वर्सली उसमें क्या है, अगर डिविडेंड कम करते हैं तो वो उसी तरह से है कि भाई आपकी फ्यूचर की फोरकास्ट अच्छी नहीं है। लेकिन ये हम सिग्नलिंग थ्योरी को देख रहे हैं। ठीक है, अभी आप क्लाइंटल इफेक्ट के अंदर जाएंगे तो एक बिल्कुल नई चीज आपके सामने आएगी, वो वहां पे हम देखेंगे। सिग्नलिंग में नॉर्मल सिग्नल यही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा डिविडेंड पे करती है वो अच्छी समझी जाती है मार्केट के अंदर, और जो कम डिविडेंड देती है वो अच्छी नहीं समझी जाती। जो एक स्टॉक मार्केट के अंदर जो है एक होता है, हम इसको हर्ड बिहेवियर कहते हैं, कि ज्यादातर लोग उसी तरफ मूव करते हैं, तो एक हर्ड बिहेवियर इसके अंदर क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो जो सिग्नल रिसीव करते हैं वो यही होता है जो यहाँ पर लिखा होता है। अगर आप डिविडेंड ज्यादा देंगे तो आपकी स्टॉक प्राइस इंक्रीज करेगी, आप डिविडेंड कम देंगे तो आपकी स्टॉक प्राइस डिक्रीज करेगी। तो स्टॉक प्राइस इंक्रीज होना मीन्स द वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इम्प्रूविंग, वो इंक्रीज कर रही है आपकी, विच इज द ओवरऑल गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। लेकिन आपने किसी भी सिग्नल को मिसलीडिंग नहीं करना। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि कुछ गड़बड़ कर दें आप। और बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, जिसको हमने अभी पीछे भी देखा, ग्रोथ और डिविडेंड के अंदर हमने एक बैलेंस बनाया। ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेरी तौर पे एक ये क्रिएट कर दें मार्केट के अंदर कि हम डिविडेंड ज़्यादा पे करें तो हमारी कंपनी के अंदर ज़्यादा पे किया जाए।
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन लेटर ऑन क्या हो कि वो कंपनी ही बैठ जाए, ठीक है। बिकॉज सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं होता कंपनी का, कि हमने वो 3 चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता हूँ फिनेंस के प्रोसेस के अंदर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, फिनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और आपकी वर्किंग कैपिटल, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी एक चीज़ में लैक करते हैं, आप गिरते हैं एक में, तो वो बाकी एक एक आपका डोमिनो इफेक्ट बनता है, बाकी चीज़ें भी खराब हो जाती हैं उससे, ठीक है। समटाइम बाकी चीज़ों को मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट खराब हुई तो मे बी कंपनी ही आपकी बैंकरप्ट कर दे, ठीक है। इसको रन हम एक बोलते हैं, तो रन ही पड़ जाए उसके अंदर और इन्वेस्टर उसके स्टॉक्स को बेच के बाहर निकल लें, तो क्या करेंगे आपके। तो इन सारी चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है। तो ये नॉर्मल है कि सिग्नलिंग हाइपोथेसिस या सिग्नलिंग थ्योरी हमें ये बताती है कि हाई पे आउट जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है मार्केट के अंदर, और जो आपका लो पे आउट है और हाई फ्लो बैक है वो आपका एक तरह से रिवर्स इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। क्लाइंटल इफेक्ट क्या करता है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं स्टॉक होल्डर्स के, जो इन्वेस्टर्स के हैं, वो डिफरेंट तरह की पॉलिसीज को लाइक या डिसलाइक करते हैं, यानी उनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 2-4 दोस्त मिल के अगर किसी रेस्टोरेंट पे जाएं और वहां बैठ के वो ऑर्डर करना चाहें, तो हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है, और वहां एक सेक्शन होता है, उसके बाद किसी एक फूड पे आप इकट्ठे होते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो यू ऑर्डर मल्टीपल फूड्स देयर। तो इन द सेम वे आपकी थिंकिंग दूसरे की थिंकिंग के साथ हो सकता है मैच करे या ना करे। उसके अगर हम जाते हैं, डिग डीप करते हैं, हम देखते हैं इसको, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो वो रीजंस क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। वो आपकी एक रीजन आपकी एज हो सकती है क्लाइंटल इफेक्ट के अंदर, यानी जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, ये जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। अगर रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं तो वो उनको कैश की जरूरत है, उनकी अदर इनकम तो नहीं हो रही ना, तो वो उनको कैश की जरूरत है, तो उनको डिविडेंड की जरूरत है। तो वो क्या करेंगे, वो ये चाहेंगे कि वो आपको, हमारी जो पहली वाली थ्योरी थी बर्ड इन हैंड थ्योरी, कि वो उन्हें डिविडेंड चाहिए, उन्हें ग्रोथ नहीं चाहिए। उन्हें तो बेचारों को खुद अपना भी नहीं पता ना कि उन्होंने कितनी देर रहना है, तो जितना टाइम रहना है उतना टाइम उनको इन टाइम उनके अपनी जो एक्सपेंसेस के लिए कैश वो मिल जाए, तो डिविडेंड मिलेगा तो वो अपने उसको पूरा कर सकेंगे। जबकि बिल्कुल उसके अपोजिट आप देखें, यंग इंडिविजुअल या मिड कैरियर के अंदर जो लोग होते हैं जॉब्स के अंदर, वो हाई अर्निंग कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जीज ज्यादा होती हैं, वो ज्यादा, आपने देखा होगा अपने अराउंड, आप में से भी कुछ लोग शायद हो सकता है जॉब्स कर रहे हो, मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, बिकॉज अभी उनकी एज है, उनके अंदर एनर्जी है, वो मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, तो उनकी अर्निंग भी ज्यादा। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और ट्यूशन एक जॉब कर रहे हैं, दूसरी जॉब कर रहे हैं, तीसरी जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग 4-4 जॉब भी कर लेते हैं। तो जैसे आप जॉब ज्यादा करेंगे तो आपकी अर्निंग ज्यादा होंगी, अगर आपकी अर्निंग ज्यादा होगी तो यू हैव मोर सेविंग। अगर आपके पास सेविंग ज्यादा है तो आप क्या सोचते हैं, वी शुड सेव फॉर समथिंग फॉर द रेनी डेज, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको, जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, ताकि आप उसको, उससे कोई एक हैंडफुल कैपिटल बना सकें। मे बी some person thinking about to start a business, some are thinking to buy a house, some are thinking a vacation, कि भाई वो ट्रैवलिंग करें, दुनिया के अंदर जाएं, उसके लिए अमाउंट चाहिए। कुछ रिलीजियस तौर पे 15 या करने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो हाउएवर उनके पास सेविंग्स, उनको ग्रोथ की जरूरत थी, वो इस तरह से सोचते हैं। इन दोनों की सोच डिफरेंट नहीं हो सकती, इसमें एक इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक लगी हुई है, लेकिन उसके पास जो इनकम आ रही है वो उसकी जरूरत से ज्यादा है, कैश ही नहीं है, उसको एक रेगुलर चाहिए ताकि अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सके, जरूरत है। तो ये आपका क्लाइंटल इफेक्ट बनाता है। अभी हमने इसको एज की बुनियाद के ऊपर देखा सिर्फ, इसी तरह से डिफरेंट प्रेफरेंसेस के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, जेंडर के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं, एज ग्रुप पर भी इसको देख सकते हैं। आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, यानी आपका जो क्लाइंटल है, जो आपका इन्वेस्टर है, क्लाइंटल मींस इन्वेस्टर जो है, वो किस तरह से सोचता है, वो
उसका इफेक्ट आता है आपकी स्टॉक प्राइस के ऊपर, ठीक है। आपकी डिविडेंड पॉलिसी उसी हिसाब से वर्क करती है। तो आप देखें, जैसे हम मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी बात की, म्यूचुअल फंड्स हैं और आपके पेंशन फंड्स हैं और आपकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट वेन्यूज हैं। तो आप देखें कि किस तरह के लोग किसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च भी है। तो इसी तरह से होता है कि उनकी जो होती हैं उसी के हिसाब से वो उस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। कुछ जो है वो फॉर द टाइम बीइंग उसके अंदर कैश डालते हैं फिर निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ अर्न करके। तो ये आपका क्लाइंटल इफेक्ट फॉर द डिफरेंट इन्वेस्टर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंट होता है। So, therefore, investors who want current investment income should own shares and high dividend payout firm. वही थ्योरी आपकी होगी बर्डन है, while investors with no need for current investment income should own shares in low dividend payout ताकि उसकी ग्रोथ ज्यादा, ठीक है। तो ये आपका क्लाइंटल इफेक्ट है। ये आपका ओवरऑल आपका समझ लें कि ये कंक्लूड कर रहा है जो हमने डिफरेंट थ्योरीज पे, कुछ जाते हैं बर्डन हैंड थ्योरी के अंदर, कुछ जाते हैं टैक्स प्रेफरेंस के अंदर, ठीक है, और कुछ सिग्नलिंग के ऊपर चलते हैं। सिग्नलिंग के अंदर भी वही दो इम्पैक्ट ही आ रहे हैं ना आपके पास, बर्डन हैंड और टैक्स प्रेफरेंस। तो आप ये कहते हैं कि ओके इट इज सब्जेक्टिव थिंग और प्रेफरेंशियल है कि प्रेफरेंस जो होगी वो उसके अंदर जाए। हिसाब से देखें, जब कंपनीज बनती हैं डिफरेंट, जैसे मैंने कहा पेंशन फंड्स है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट आती है वो किस तरह होती है और उनकी ग्रोथ कैसे होती है, यानी उनका रिटर्न कैसे होता है। ये हम रिस्क एंड रिटर्न में हम इसको समहाउ थोड़ा सा टच कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका क्लाइंटल इफेक्ट हो गया। तो अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका, राइट करें क्वेश्चन अपना। राना मोहम्मद रिजवान सर, इस तरह तो यार प्लीज स्टूडेंट्स लर्न टू राइट इन इंग्लिश, ठीक है। आपको पढ़ाते हैं, आपको जो लेटर मिलता है ना वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो है, ठीक है। ओके जी, क्लियर है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अभी हम इसके मॉडल की तरफ, इससे हम देखते हैं कि हमें कितना डिविडेंड देना। And this is the last part. Just I think we had 10 to 15 minutes more. ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम कहेंगे रेजिडुअल डिविडेंड मॉडल। रेजिडुअल मींस व्हाटएवर लेफ्ट, ठीक है, दैट विल बी गिवन एज डिविडेंड। तो किस चीज से लेफ्ट होगा वो आपने यहाँ पे देखना है। रेजिडुअल डिविडेंड इट डिटरमाइंस द ऑप्टिमल कैपिटल बजट, यानी आपको कैश कैपिटल बजट मींस कि आपका कैपिटल कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, रिजर्व में रिक्वायर्ड है, री इन्वेस्टमेंट में रिक्वायर्ड है, कहाँ रिक्वायर्ड है, ठीक है। जहां जहां रिक्वायर्ड है वो आपका बजट होगा, ठीक है। फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम बजट का नाम देते हैं। जो हम बनाते हैं बजट, जैसे कंट्री का भी बजट आता है, मुल्क के अंदर भी बजट आता है, तो आपकी फ्यूचर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को उसके अंदर हम देखते हैं। तो बजट इज बेसिकली अबाउट द फ्यूचर, इस रिलेटेड टू द फोरकास्टिंग, ठीक है। तो आपको कैपिटल कहाँ कहाँ चाहिए होगा उसको हम कैपिटल बजट कहते हैं, ठीक है। तो आप अपना कैपिटल बजट बना सकते हैं, आपकी आपकी डिविडेंड पॉलिसी है उसको सामने रखते हो, ठीक है। गिवन इट्स टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमने पीछे किया था लिवरेज पॉलिसी के अंदर। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर हमने कहा था कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ही हम उसको परसू करने की कोशिश करते हैं, चेस करते हैं। हम कहते हैं जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है वही हमारा टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इक्विटी नीडेड टू फाइनेंस दैट बजट। कितनी इक्विटी चाहिए होगी? इक्विटी मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर्स, बाय द शेयरहोल्डर्स, ठीक है, वो उसकी इक्विटी होगी। इट यूजेस रिटेन अर्निंग्स टू मीट इक्विटी रिक्वायरमेंट्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल। सबसे पहले जो हम उसमें भी हमने देखा था, वो ऑर्डर टेकिंग थ्योरी के अंदर भी हमने कहा सबसे पहले हम जो हमारी फाइनेंसिंग की नीड्स होती हैं हम ये देखते हैं कि हमारे पास मौजूद क्या है, उसी से पूरा करते हैं। हमें क्यों
कैपिटल रेज करने के लिए हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जिसे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। हमने अगर इंक्रीज करना है उसका है, हमने अगर अपनी इक्विटी इंक्रीज करनी है उसकी भी कॉस्ट है, हमने अपने प्रेफर्ड स्टॉक इंक्रीज करने है उसकी भी कॉस्ट है। तो हम कहते हैं जो अवेलेबल है उसी से कर लें भाई, कॉस्ट नहीं पड़े, जो अवेलेबल है उसी को यूज करें। उसी तरह से उसने यहाँ पे भी यही लिखा है कि रिटेन अर्निंग क्या होती है, बेसिकली आपका जो अगर आप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, उसके अंदर क्या होता है, आपका जो भी आपका प्रॉफिट है वो रिटेन अर्निंग के अंदर आता है, फिर उसकी आप अप्रोप्रिएशन कर लेते हैं उसके अंदर कि कहाँ कहाँ जाएगा। तो रिटेन अर्निंग इज बेसिकली योर प्रॉफिट, उसकी अप्रोप्रिएशन। ठीक है, सबसे पहले आप रिटेन अर्निंग को यूज करेंगे। रिटेन अर्निंग में आपका सबसे पहले आपके पास क्या होगा, आपकी इक्विटी होगी, आपका रिजर्व्स होंगे, ठीक है, और उसके अंदर आपका डिविडेंड भी आता है। तो डिविडेंड को उसी हिसाब से हम इसके अंदर देखते हैं। इट पेज डिविडेंड्स ओनली if more earnings are available than are needed to support the optimal capital level। अब आप क्या देख रहे हैं, आपने सोचा हुआ है, आपने बजट बनाया है कि आपने एक प्लांट लगाना है, नेक्स्ट 5 इयर्स में प्लांट लगाना है आपको। 5 इयर्स में फॉर एग्जांपल 2 बिलियन चाहिए, ठीक है, 4 इयर्स में 2 बिलियन चाहिए, तो इसका मतलब 50 मिलियन जो है आपने एवरी ईयर जो है ना 50 मिलियन को सेट अपॉर्ट करना। तो उसको करते जाएंगे। तो इसका मतलब है पहले आपने जो आपने प्लानिंग की है, फोरकास्टिंग की है कि मुझे इतने पैसे 4 इयर्स में या 10 में जितने भी टाइम में चाहिए, उसको जो आपने प्लान किया उसको पहले पूरा करेंगे। अब आपकी जो भी प्रॉफिट आया है आपके ऑपरेशन से, अब बहुत अच्छा चल रहे हैं, कंपनी आपकी बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रोडक्शन अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आपके प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं, आपके जितने भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सबसे पहले आप किसको करेंगे, प्रेफरेंस किसको रखेंगे, अपने बजट को मीट करेंगे। अपने रिजर्व्स में जो आपने फोरकास्टिंग किया है वो पैसे डालेंगे। अगर कुछ बच जाएगा, एनीथिंग इज लेफ्ट ओवर विल बी गिवन टू योर शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड, ठीक है। तो आपकी इसको हम कहते हैं रेजिडुअल डिविडेंड मॉडल। तो आप इसमें किस चीज को देखेंगे, पहले आप अपने बजट को देखेंगे कि आपने प्लान चेक किया है, ठीक है। द वर्ड रेजिडुअल implies leftover and the residual policy implies that the dividends are paid of leftover। तो आपकी अर्निंग में से जो जो आपने पहले से फोरकास्ट कर रखा हुआ है, यूं समझ लें आपने डिविडेंड को फोरकास्ट नहीं किया, बाकी चीजों को फोरकास्ट किया। आपकी जो अर्निंग्स आ रही हैं उसमें आपने अपनी फ्यूचर जो प्लान्स हैं आपके कंपनी के, उनके लिए जो कैपिटल चाहिए उनको आपने प्लान किया, उसको आपने कहा कि ये कैपिटल बजट है। कैपिटल बजट की रिक्वायरमेंट आपने अपनी अर्निंग से, अपने प्रॉफिट से पहले पूरी करनी है। जो बच जाएगा उसको आपने डिविडेंड के तौर पे डिवाइड कर देना, जो भी बचेगा उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ, वो आपका डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। उसमें श्योरली जो शेयर्स होते हैं उनके ऊपर डिविडेंड नहीं लगता, वो आपने पढ़ा ही होगा कि जो एम्प्लॉयज के पास जो शेयर्स होते हैं उसके ऊपर डिविडेंड नहीं होता, या कुछ स्टॉक ऑप्शन होती हैं, कुछ टाइप के शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर आप डिविडेंड नहीं पे करते, जिसकी वजह से आप वो जो ईपीएस निकालते हैं ना, अर्निंग पर शेयर, वो दो तरह से निकालते हैं, डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होती है, अर्निंग पर शेयर होती है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन वैसे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि वट एवर आपकी जो डिविडेंड बनेगा, जो बच जाएगा उसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से कर लेंगे, जो जिनका आपने डिविडेंड पे करना उसके ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना डिविडेंड पे हो सकता है। लेकिन उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है जी, वो फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये डिविडेंड जो आप पे कर रहे हैं ये बेसिकली रेजिडुअल से आप पे कर रहे हैं, रेजिडुअल से पे कर रहे हैं। तो आपकी जो नेट इनकम है वो नेट प्रॉफिट हो गया आपका, माइनस उसमें से क्या करेंगे आप, रिटेन अर्निंग रिक्वायर्ड टू हेल्प फाइनेंस न्यू इन्वेस्टमेंट। वही जैसे मैंने कहा आपने नया प्लांट लगाना है, या आपने हो सकता है कि अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, नहीं हो रही स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओहो, अभी हो रही है, अभी भी नहीं हो रही है अभी कोई। अच्छा ठीक है, सही। तो ये पहले से नहीं हो रही थी या मैं ऐसे ही बोली जा रहा था? मतलब 2 मिनट आपने बोला, हम समझे कि अभी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, लेकिन वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठीक है, मैं ये अभी दिखा दूँ। अब आ गई जी, अभी भी नहीं आई है। चैनल व्यू तो आ गया, हाँ जी, कुछ चैनल व्यू तो आ गया होगा ना? हाँ जी, अब आ गया, अब आ गया जी,
ये मैं बता रहा था, इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा था पहले। ये मैं इसको बड़ा कर दूं। पावर पॉइंट स्लाइड नजर आ रही है अभी? साहब स्लाइड नजर आ रही है? यस सर, यस सर, ओके बिल्कुल नज़र आ रही है हाफिज साहब, बिल्कुल नज़र आ ओके रही है। ओके ओके गुड। ये हमने देखा कि कैपिटल बजट क्या होता है। हमने जो फोरकास्टिंग की होती है, उसके लिए जो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको पहले पूरा करेंगे, जो बच जाएगा उसका हम डिविडेंड देंगे। अभी ये सेकंड स्लाइड पे वो फॉर्मूला आ गया आपका कि आप कैसे डिविडेंड पे करेंगे। जो रेजिड्यूअल आपकी है उसमें से आप डिविडेंड पे करेंगे। इनकम जो है आपकी, जो प्रॉफिट है, उसमें से आपकी जो भी फिनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है जो आपने फोरकास्ट की हैं, उसको आप उसमें से माइनस कर देंगे नेट इनकम में से। अब इसमें आप इसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि टारगेट इक्विटी रेशियो क्या है आपके पास और टोटल कैपिटल बजट क्या है, उसको आप इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला ही है, यहाँ पे आपने इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये अब एक एग्जांपल आ गई। से फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल बजट है $800,000 का। ठीक है, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आपका वो 40% बैठा है और 60% इक्विटी। ठीक है, नेट इनकम आपकी जो फोरकास्ट कर रहे हैं आप, वो 600,000। ठीक है, तो आप कितना डिविडेंड पे करेंगे उसी फॉर्मूले में आप डाल दें। ठीक है, फॉर्मूला आपके साथ है, ये देखें, टारगेट इक्विटी रेशियो और टोटल कैपिटल बजट। सिंपली आपके पास ये वैल्यूज अवेलेबल होंगी। अगर ये वैल्यूज अवेलेबल नहीं होंगी तो इन वैल्यूज को भी निकालने का कोई ना कोई तरीका होगा जो हम यूज करके इन वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपने टारगेट इक्विटी रेशियो, अब आप देखें यहाँ पे जाके 60% है। देखें इक्विटी परसेंट, इक्विटी यहाँ पे 60% नजर आ रही है आपको। ठीक है, यहाँ फार्मूले में जाते हैं तो टारगेट इक्विटी रेशियो है, यहाँ पे आपकी इक्विटी जो इस में बता रहा है, इसमें बता रहा है वो 60% है। ठीक है, 60% आपकी इक्विटी रेशियो है, आपका कैपिटल बजट 800,000 है। ये बहुत सिंपल। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर फर्दर कैपिटल बजट या इक्विटी रेशियो आपको खुद निकालने पड़े, वो आपको पता है। यू कैन अबे अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, फिर शेयर नहीं हो रही। मेरी शेयर नहीं हो रही। स्टूडेंट्स आपको शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ अब हो गई आबिद भाई, अब हो गई, अब हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अबाउट जस्ट अबाउट टू फिनिश में। तो ये आपकी देखें, ये आपने, आपके पास कैपिटल बजट 800,000 का था, उसके साथ इक्विटी को आपने टारगेट इक्विटी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया 480,000 बन गया। नेट इनकम आपके पास 600,000 की। रेजिडल जो जो अवेलेबल फॉर डिविडेंड है वो ये 122। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दें। ठीक है, डिविडेंड को कैसे निकालते हैं आप, तो यू ऑलरेडी नो कि कैसे आप डिविडेंड निकालते हैं। तो इनकम भी है, ये भी रेशियो भी आप निकाल सकते हैं, इनसे रेशियो निकल आएगी। 20, इसका क्या मतलब है, आपकी फ्लो बैक रेशियो क्या होगी, 80% आपकी फ्लो बैक, तो मिल के 100% बनाती है। आई होप भी क्लियर। ठीक है, नेट इनकम ड्रॉप्स टू 400,000, सेम क्वेश्चन है। उसमें अगर 400,000 पे चली जाए अगर आपकी नेट इनकम, तो आप ये देखें कि आपके पास -80,000 बन रहा है। ये जीरो नहीं बन रहा बेसिकली, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, ये -80,000 बन रहा है ना। इसका मतलब है नथिंग इज अवेलेबल टू गिव टू इन्वेस्टर एज डिविडेंड। रादर यू नीड 80,000 की आपको इन्वेस्ट कैपिटल की जरूरत, आपको फाइनेंस रेज करना। तो इस सूरत पे आउट रेशियो की जीरो। एज ए डी में आपने कैपिटल बजट को फर्स्ट रखा। ठीक है, कैपिटल बजट और इक्विटी रेशियो जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कर जाती है तो तब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज। देखें 600,000 कम फर्स्ट, उसमें 20
अब आपने उसे ड्रॉप किया तो वो 0% हो गई पे आउट रेशियो। अभी आपने आपकी इंक्रीज हो जाती है तो वो डिविडेंड आपका इंक्रीज कर जाएगा 40% पे चला जाएगा। ठीक, दैट्स ऑल। आपका चैप्टर खत्म हो गया। दो आई थॉट के मैं शायद मैं सोच रहा था कि खत्म शायद नहीं हो सकेगा, लेकिन काजी साहब की मौजूदगी ने ऐसा पॉसिबल करा दिया मेरे से, मैंने इसको कर लिया है कंप्लीट। जितनी जी, आप एनी क्वेश्चन? कल आप यूनिवर्सिटी चले, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। सर सर शुक्रिया। मेरे खास कोई सवाल नहीं, बच्चों को समझ में आ गया है। मौजूद है, डॉक्टर साहब मौजूद है जी? डॉक्टर साहब, सर बिल्कुल मौजूद है। जैनब कह रही है असद साहब उनको भी खाना खाना है। डॉक्टर साहब प्लीज हेलो जी सर। डॉक्टर असद प्लीज आप कंक्लूड कर दें, बिकॉज मैं नहीं समझता कि मैं आपको रिप्लेस कर सकता हूँ। आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। कंक्लूड कर दें एक दफा, अगर 2 मिनट तो। अच्छा, इस चैप्टर का हमारा जो बेसिक पर्पस था वो आपको सिर्फ ये आगाही देना था कि देर आर डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसीज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ईच इन्वेस्टर प्रेफर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी। ठीक है, तो जो हमारी रिसर्च कहती है वो 4-5 ये जो हमारी पॉलिसीज आबिद साहब ने डिस्कस की, बड़ी बखूबी डिस्कस की, बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कस की। तो ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर की टाइप क्या है, वो क्या चाह रहा है। लास्ट में हमने एक रेजिजुअल मॉडल कवर किया। अच्छा, इस रेजिजुअल मॉडल का मकसद ये है कि what company want to do is that they want to invest the money if they have additional money in the projects. Afterwards, if something is remaining, they are giving it to the shareholders. ठीक है, उसकी कैलकुलेशंस एक दो आबिद साहब ने करवाई, बट ये जो रेजिजुअल मॉडल है होपफुली नेक्स्ट सेशन में इस पे थोड़ा सा टाइम और हम देंगे, अराउंड लेट्स से कि फर्स्ट 30 मिनट्स इस पे हम बात करेंगे, एंड मे बी हम इस पे एक दो और प्रॉब्लम्स भी करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इस रेजिजुअल मॉडल से हम क्या चीज़ डिटरमाइन करना चाह रहे हैं और उसका पर्पस क्या है। ठीक है, ओवरऑल बाकी जो थ्योरीज हैं वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए ज़रूरी थी कि देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर रिगार्डिंग द डिविडेंड्स। सो होपफुली यू अंडरस्टूड द बेसिक थ्योरीज, और हर थ्योरी का क्या मकसद है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी रेजिजुअल मॉडल इसको हम दोबारा से इन डिटेल में नेक्स्ट सेशन के फर्स्ट 30 लेट्स से मिनट उसको हम डिस्कस करेंगे बिफोर मूविंग टुवर्ड्स अनदर चैप्टर। And that's it for today. Thank you very much. Thank you very much everyone. I'm exhausted for today, so